टोपोलॉजी के बाद नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन सबको पता है, इसलिए लिखा नहीं है। नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, बाकी बची हुई गैसेस उसके अंदर होती हैं। अब इसमें कभी कभी आ सकता है, तो कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ये तो पता हो गया। ठीक है, अब हीलियम ज्यादा होता है कि हाइड्रोजन ज्यादा है, ये क्वेश्चन है, तो ये अपने को पता चला, ये हीलियम हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, जो 90 किलोमीटर तक तो अपने को पता है कि एटमॉस्फेयर की जो अलग अलग लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर। 90 किलोमीटर तक मीजोस्फियर है, उसके ऊपर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन देखने को मिलता है। तो नाइट्रोजन 90 से 200 किलोमीटर मिलेगा, देखने को मिलेगा। 200 के ऊपर ऑक्सीजन है एक लेयर की, उसके ऊपर एक हीलियम की लेयर है, फिर एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन उसके ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, यही डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन भी है कंपोजिशन का एटमॉस्फेयर के। फिर जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो अर्थ की सर्फेस पे जो है सबसे ज्यादा होता है। ऊपर गए तो कम, नीचे गए मतलब अंडरग्राउंड माइनिंग में गए तो कम। ठीक, सेंटर पे जो अर्थ के होगा वो जीरो होगा ग्रेविटी। ठीक है, और पोल्स पे जो होगी ग्रेविटी वो इक्वेटर से ज्यादा होगी। अब इसका रीजन क्या है कि अर्थ जो है वो अपना ऑब्लेट स्फेरॉइड है, मतलब बीच में से ज्यादा बल्जिंग है और पोल पे से चिपटा हुआ है। ठीक है, तो सेंटर से जो पोल की डिस्टेंस है वो कम है, तो जब डिस्टेंस कम है तो वो फोर्स ज्यादा लगाएगी, है ना। तो इसलिए पोल्स पर ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगा और इक्वेटर पर कम होगा, क्योंकि जो इक्वेटर की जो सरफेस है और जो सेंटर से अगर हम लोग डिस्टेंस नापा जाए, जो आर है मतलब जो रेडियस वो आ रहा है, वो ज्यादा आ रहा है पोल्स के मुकाबले। तो रेडियस ज्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है, फिर एक चीज होता है कि एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे हम लोग सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे, एटमॉस्फेयर में हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे डेंसिटी भी कम होती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, बायोलॉजिकल पंपिंग। ये क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस टू मेंटेन द एटमॉस्फेरिक लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कभी पूछ सकता है कौन सी गैस को का लेवल मेंटेन करने के लिए, तो ऑक्सीजन का भी नाम आ सकता है। तो बायोलॉजिकल देके ऑक्सीजन की तरफ मार्क करने का मन करेगा, लेकिन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड आंसर होगा। ठीक है, अब जो अलग अलग लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फियर सबसे नीचे, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर अपनी थर्मोस्फियर। तो इसमें टेम्परेचर कैसे वेरी करता है हाइट के साथ, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, तो जो हमारा ट्रोपोस्फियर वाला एरिया है, हाइट के साथ साथ टेम्परेचर घटता है। तो ये जो साइन नीचे वाला साइन है मतलब डिक्रीज होता है, मतलब सरफेस के पास टेम्परेचर ज्यादा है, और ऊपर जब पहुंचे ट्रोपोस्फियर में एकदम टॉप पर, तो वहां पे टेम्परेचर कम हो गया। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, नीचे ज्यादा होता है, फिर ऊपर कम हो, ऊपर जाके बढ़ जाता है। मीजोस्फीयर में ठीक उल्टा हो जाता है कि नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, और थर्मोस्फियर में नीचे कम है और ऊपर फिर ज्यादा है। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट चलता है, इसलिए याद करना आसान है। ठीक है, एटमोस्फियर इतना गैसेस है, इतना कुछ है, तो उसमें उसका मास भी होगा कुछ। तो 99% जो एटमोस्फियर का जो मास है वो सिर्फ 32 किलोमीटर तक ही सारा मास है, उसके ऊपर से इतनी हल्की हल्की गैसेस ही वो निकल जाती हैं। ठीक है, 32 किलोमीटर मतलब कि ट्रोपोस्फियर पूरा आ गया, स्ट्रेटोस्फियर का काफी पोर्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर वेपर होता है, ये अपने को 90 किलोमीटर तक दिखता है, और यहाँ पे ये होमोजेनस फॉर्म में दिख जाएगा। ठीक है, दोनों ही ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैसेस मतलब कि इन गैसेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये हीट ट्रैप कर लेती हैं आसानी से और निकलने नहीं देती हैं, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, और जो बाकी गैसेस है उनका वॉल्यूम भाई कांस्टेंट है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन है। पोल्यूशन क्यों हो रहा है, अपने ऑटोमोबाइल से, फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से। ठीक है, एयर पोल्यूशन जो बढ़ रहा है। ठीक है, अब एटमोस्फियर है तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे। डस्ट पार्टिकल्स जो हैं हम लोग को इक्वेटर पर और पोलर एरियाज में कम देखने को मिलेंगे। इक्वेटर पे कम देखने क्यों मिलेंगे, क्योंकि पानी हर दिन वहां पे बारिश होती रहती है, इतना गर्म हो जाता है कि हर दिन ओशन से बादल बना, हर दिन बारिश हो रही है, तो इसलिए वो सारे डस्ट पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स अपने को कहाँ देखने को मिलेगा, सब ट्रॉपिकल एरियाज में, जहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई है, जहाँ पे डेजर्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इस एरिया में जहाँ पे ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स होंगे वहां पे इंसुलेशन भी बहुत ज्यादा रिसीव होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग लेयर्स समझते हैं सारी। लेयर्स हम लोग नीचे से समझना शुरू करेंगे। पहले मतलब हम लोग ट्रोपोस्फियर पढ़ेंगे, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर।
फिर उसके साइड में सब जो लिखा हुआ है एक्स्ट्रा पॉइंट्स ये देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है वो 18 किलोमीटर तक लगभग देखने को मिलती है। 18 किलोमीटर कहाँ पर है? इक्वेटर पर है, और पोल्स पर लगभग 8 किलोमीटर तक है। क्यों? क्योंकि भाई पोल्स की सेंटर से जो रेडियस है वो कम है ना, तो इसलिए पोल्स पे ये 8 किलोमीटर तक देखने को मिलता है वर्टिकल हाइट अगर देखा जाए, और इक्वेटर पर लगभग 18 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है। इसका रीजन एक ये भी है कि जो वेपर्स जो राइज होते हैं, इक्वेटर पे ज्यादा पानी है ना, वहां से बहुत ज्यादा वेपर जो राइज करते हैं वो ज्यादा हाइट तक भी जाते हैं, इसलिए वहां तक एक लेयर बन जाती है, ठीक है। तो हम लोग ऊपर पढ़े थे कि 99% जो मास है एटमॉस्फेयर का वो 32 किलोमीटर तक है, उसमें से 18 किलोमीटर तक भाई ट्रोपोस्फियर ही है ना। तो उस 99% का 70 से 90% जो मास है वो ट्रोपोस्फियर में ही होता है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर को फ्रिक्शन लेयर भी बोलते हैं क्योंकि ये ग्राउंड से सटी हुई है, उसकी वजह से फ्रिक्शन लेता है। और ये हीट कैसे होती है? जो सन की रेज होती हैं वो पेनिट्रेट करके अर्थ के सरफेस तक पहुंचती हैं, वो शॉर्ट वेव्स आती हैं सन की, ठीक है। इससे क्या होता है, जो अर्थ का सरफेस होता है वो हीट अप हो जाता है, ठीक है। वो जब हीट हो जाएगा तो वो एक तरह से हीट सोर्स का काम करेगा, और फिर वो अर्थ का सरफेस एक तरह से रेडिएशन देगा। इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और ये जो रेडिएशन होते हैं बहुत ज्यादा हॉट नहीं होते हैं, ये लॉन्ग फॉर्म में होते हैं। लॉन्ग फॉर्म में होते हैं तो मतलब इनके पास उतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को एस्केप कर पाए, और इसलिए वो ट्रैप हो जाते हैं। वो जब ट्रैप होने लगते हैं, ठीक है, उसकी वजह से अर्थ हीट रहता है, अपना एक नॉर्मल बैलेंस टेम्परेचर बना रहता है। लेकिन वही इसी हीटिंग में जब ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन या NO2 है ना, ये सब अगर गैसेस इसमें और बनने लगती हैं, उसकी वजह से ये हीटिंग और ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। तो ये जो हीटिंग हो रही है, जो अर्थ का सरफेस हीट हो रहा है, और वो हीट ये ऊपर की जो लेयर्स एटमॉस्फेयर को दे रहा है, ये किस प्रोसेस से दे रहा है? इस प्रोसेस का नाम है कंडक्शन, ठीक है। अब 90% ऑफ वाटर वेपर जो पूरे एटमॉस्फेयर में मिलता है वो हम लोग को ट्रोपोस्फियर में ही मिलेगा। इट इज द मोस्ट डेंस लेयर क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, और सब नीचे ही सब फोटोसिंथेसिस वगैरह भी हो रहा है ना, इसलिए गैसेस बहुत सारी यहाँ पे भी मिल जाती हैं अपने को, ठीक है। सारे वेदर पैटर्न्स इसी में देखने को मिलते हैं। पानी उड़ा, ऊपर बादल बनाया, तो ये ट्रोपोस्फियर में हो रहा है, स्ट्रेटोस्फियर में जाके नहीं बन रहा है ये सब जो बारिश हो रही है, ठीक है। फिर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, तो मतलब हर 10 मीटर जब हाइट बढ़ती है तो प्रेशर डिक्रीज होता है 1 MB से, 1 मिली बार से, ठीक है। इसी को अगर टेम्परेचर वाले टर्म्स में देखा जाए तो हर 1 किलोमीटर जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर घटता है, ठीक है। या फिर हर 165 मीटर जब हम लोग बढ़ते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट, NLR, या फिर इसको एनवायरमेंटल लैप्स रेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब हाँ, इसमें क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिक्सिंग दोनों होती है। तो जो हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग ऑफ एयर हो रही है इसमें, मतलब उसको क्या बोलेंगे? एडवेक्शन बोलेंगे, ठीक है। और इसी ये एडवेक्शन इज द ओनली रीजन विच ओनली कारण विच अफेक्ट्स द डायरनल वेरिएशन इन डेली वेदर, मतलब जो डेली टेम्परेचर में जो चेंजेस वगैरह हो रहे हैं उसको ये एडवेक्शन ही गवर्न करता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा जो समर सीजन में लू जो चलती है, ठीक है। वर्टिकल मिक्सिंग तो पता ही है, कन्वेक्शन की वजह से हो रही है। जो हीट ट्रांसफर हो रही है नीचे से, मतलब नीचे की लेयर्स से ऊपर वाली लेयर, वो कन्वेक्शन करंट्स की वजह से हो रही है, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट। तो एक तरह से कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है, एंड ये कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ये सिर्फ ट्रोपोस्फियर तक हो रहा है। मतलब अर्थ की सरफेस से ट्रोपोस्फियर की लोअर लेयर्स में कंडक्शन से हो रहा है, फिर वो जो गैसेस, हीटेड अप गैसेस है, वो और ऊपर जा रही है, किसकी मदद से? कन्वेक्शन की वजह से, ठीक है। ट्रोपोस्फियर में भाई यही था। नेक्स्ट लेयर है अपनी स्ट्राटोस्फियर। ये 50 किलोमीटर तक है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है अपना ओजोन लेयर का। ओजोन लेयर का काम क्या होता है? ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, UVC वाली जो होती हैं, जैसे UV में अल्ट्रावायलेट रेज भी A B C अलग अलग टाइप की आती है, उसमें जो C वाली होती है वो सबसे ज्यादा लीथल होती है, ठीक है। उसको ये ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है और ये नीचे अर्थ सरफेस तक नहीं आने देती है, ठीक है। अब ये क्योंकि अब एब्जॉर्ब जब कर रही है तो ये हीट एक तरह से एब्जॉर्ब करी, तो एक तरह से ये हीट सोर्स बन जाती है ये लेयर। और जब हीट सोर्स बनेगी तो मतलब टेम्परेचर इसका बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है टेम्परेचर बढ़ के 100 डिग्री सेल्सियस, वो वाला टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, ये नेगेटिव से ही ज्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इसलिए वैसा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। और इसकी भी जो लोअर लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटोस्फीयर की लोअर लेयर्स, वहां पे गुड ओजोन अपने को देखने को मिलता है,
ठीक है। और ये लेयर आइसोथर्मल होती है, मतलब लगभग लगभग -60 डिग्री सेल्सियस पर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे हम लोग को एक टाइप ऑफ क्लाउड देखने को मिलते हैं जिनको नेक्रियस क्लाउड्स कहते हैं। ठीक है, इसको मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स कहते हैं। नॉन रेनिंग क्लाउड्स होते हैं, इसमें बारिश नहीं होती है इन क्लाउड्स में से। ठीक है, और ये सिरस टाइप के होते हैं। सिरस क्या होता है, ये अभी हम लोग क्लाउड्स आगे आएगा पढ़ेंगे तो उसमें समझ जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फीयर की अगर हम लोग लॉजिक लगाएं तो थिकनेस किस पे ज्यादा होगी, पोल पर होगी, इक्वेटर पर होगी। अब नीचे हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई ट्रोपोस्फियर जो होता है वो पोल पर 8 होता है और इक्वेटर तक 18 होता है। तो मतलब स्ट्रेटोस्फीयर की थिकनेस पोल पर ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ट्रोपोस्फियर तक कम ही था। तो पोल पर ज्यादा हो जाएगा, इक्वेटर पे इसकी थिकनेस कम हो जाएगी। ठीक है, और जो एरोप्लेन्स चलते हैं, क्योंकि ये आइसोथर्मल कंडीशंस मिलती है एरोप्लेन को स्ट्रेटोस्फीयर की लोअर लेयर में, से एरोप्लेन्स उसी एरिया में उड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो ओजोन इसमें है और ओजोन की कंस्ट्रक्शन मतलब बन कैसे रहा है और जो डिस्ट्रॉय लगातार बनता रहता है, डिस्ट्रॉय होता रहता है ओजोन, है ना। इस साइकिल को क्या बोलते हैं, जो नेचुरली ये चीजें होती हैं उसको बोलते हैं चैपमैन साइकिल, और ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। लेकिन कुछ कुछ कारणों से ओजोन आजकल डिप्लीट भी हो रहा है, वो आगे जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो हम लोग समझ लेंगे डिटेल में। तो ओजोन डिप्लीशन जो हो रहा है वो फोर्स हो रहा है, वो एक मतलब मैन मेड प्रोसेस तो है लेकिन नेचुरल प्रोसेस भी है वो, मतलब डिस्ट्रक्शन हो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैन मेड ही है। मैन मेड तो नेचुरल प्रोसेस है, अरे नेचुरली तो ओजोन डिप्लीशन हो ही रहा है, लेकिन मैन मेड होने की वजह से वो चीज और इंटेंसिफाई हो गई है। तो ये अपने को ये समझने वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट लेयर है अपनी मेसोस्फीयर जो कि 90 किलोमीटर तक है। ठीक है, इस लेयर में हम लोग को सबसे कम टेम्परेचर देखने को मिलते हैं, लगभग लगभग -90 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देखने को मिलते हैं। बहुत ही कम प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे हम लोग ट्रोपोस्फियर में हम लोग देखे थे कि नॉर्मल एब्सोल्यूट होता था, मतलब कि हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट रहा है, या फिर हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस घट रहा है। तो मतलब एक रेट, फिक्स्ड रेट टाइप से चल रहा था। थर्मोस मीजोस्फीयर में भी टेम्परेचर घटता ही है हाइट के साथ, लेकिन वो फिक्स्ड रेट नहीं है, इसलिए वो नॉर्मल लैप्स रेट इसको नहीं कहा जाएगा। इसका रीजन भी है क्योंकि वहां पे हीट सोर्स फिक्स नहीं है। ट्रोपोस्फियर में हीट सोर्स अपना जो ग्राउंड हीट हो जा रहा था वो एक फिक्स्ड हीट सोर्स था। मेसोस्फीयर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और क्योंकि हीट ट्रैपिंग नहीं हो रही तो ये बहुत ही रैरिफाइड टाइप की लेयर है। ठीक है, मीटियोर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में अपने को नेक्रियस क्लाउड्स देखने को मिले थे, यहाँ पर हम लोग को नॉक्टिल्यूटेंट क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। ये भी नॉन रेन क्लाउड्स होते हैं नेक्रियस की तरह ही, और ये गर्मियों में नाइट में देखते हैं, समर नाइट में दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है अपना आयोनोस्फीयर। ये इसमें 650 किलोमीटर तक है। ये लेयर में हमारा जो रेडियो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, हीटिंग जो आयोनाइजेशन की वजह से हीटिंग होता है वो इसी लेयर में होता है। ठीक है, इसका जो अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है, इसको बोलते हैं जी लेयर। ठीक है, इसके नीचे आती है एफ या फिर एपल्टन लेयर। इसमें क्या होता है कि ये वाली जो लेयर होती है एफ या एपल्टन लेयर, ये जो लो या मीडियम वेवलेंथ वाली जो रेडिएशंस आते हैं, रेडियो ट्रांसमिशंस जो आते हैं, मतलब लो वेवलेंथ हो गया मतलब कि हाई एनर्जी, है ना, हाई एनर्जी वाली जो चीजें नीचे से आती हैं उसको ये रिफ्लेक्ट कर देता है लॉन्ग डिस्टेंसेस तक। ठीक है, इसके नीचे आती है हमारी ई या फिर कैनेली हेवेनाइड लेयर। ये क्या करता है, ये जो लो वेवलेंथ होती है मतलब हाई एनर्जी वाली, ये उनको वापस अर्थ पे भेजता है। ये एक्स रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है ये लेयर। फिर होती है डी या फिर डिप्लीशन लेयर। इसमें हाई वेवलेंथ वाली रेज आती है। हाई वेवलेंथ मतलब कि इनकी एनर्जी कम होती है, तो एनर्जी कम होती है मतलब ऊपर बहुत ज्यादा पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो नीचे से ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये वाली जो लेयर होती है ये सनसेट के बाद डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो एम रेडियो होता है हमारा, एफएम और एम वो बताया ना, तो जो एम रेडियो होता है वो रात में चलता है, क्योंकि उसमें ये डी वाली जो डिप्लीशन लेयर है उसका यूज होता है। और ये लार्ज डिस्टेंसेस तक ट्रैवल करने में जो होता है वो काम आता है। एफएम से ज्यादा लंबी डिस्टेंसेस तक ये एम ट्रैवल करता है, उसकी रेडिएशन। ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल कर रहा है लेकिन उसकी इसलिए बैंडविड्थ कम हो जाती है एफएम रेडियो से। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे जो फिर ये जो जी लेयर जो हम लोग अपर मोस्ट आइनोस्फीयर में देखें, उसके ऊपर एक लेयर होती है वैन एलन वाली लेयर। ये पोल्स पे अपने को देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इक्वेटर के ऊपर देखने को भाई मिलती है, सबसे ज्यादा बड़ी और मैक्सिमम वहीं पे होती है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिकली चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं, जैसे कि मैग्नेटिकली चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं, मैग्नेटोस्फीयर है वो शुरू हो जाता है। और ये लेयर जो अल्फा बीटा गामा रेज इस तरह की होती हैं जो हार्मफुल रेज होती हैं, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो अभी तक जो लेयर्स हम लोग पढ़े थे उस वो लेयर्स अपने आप ही रेडिएशंस वापस अर्थ
बैक कर रही थी, लेकिन अगर इसके ऊपर मतलब हम लोग और बड़ा बड़ा एरिया कवर करना है और दूर तक चीजें पहुंचानी है और डायरेक्टली ये लेयर्स अगर रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही हैं, तब हम लोग को इसके ऊपर अगर कुछ करना है तो फिर उसके ऊपर सैटेलाइट्स लगती हैं। ठीक है, इस लेयर को, ठीक है, ये जो वैन एलन वाली मैग्नेटोस्फीयर में हो गई, ठीक है, ये मैग्नेटोस्फीयर अपने को मार्स और वीनस में नहीं मिलेगा, मतलब अर्थ है, अर्थ के लेफ्ट राइट मार्स वीनस है, इन दोनों पर अपने को मैग्नेटोस्फीयर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर उसकी मैग्नेटोस्फीयर के ऊपर आ जाता है हमारा एक्सोस्फीयर, वहाँ पे हमने को ऑरोरास देखने को मिलते हैं। ऑरोरास क्या होता है, फोटो में देखेंगे रात में अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में भी मिल जाता है और नॉर्थ पोल वगैरह में भी मिल जाता है। अंटार्कटिका वाले को ऑरोरो ऑस्ट्रेलियस बोलते हैं, और नॉर्थ अमेरिका या फिर कनाडा वहाँ पे जो दिखता है या फिर आर्कटिक में जो दिखता है उसको ऑरोरा बोरियालिस बोलते हैं। ठीक है, तो यही है बस इसमें, ये सारे अपने लेयर्स हो गई क्लियर। ठीक, नेक्स्ट हम लोग ये जानते हैं कि जो ट्रोपोस्फियर का जो एकदम टॉप पोर्शन होता है, मतलब ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में जो लेयर एक आ गई, पतली सी लेयर, उसको बोलेंगे हम लोग ट्रोपोपॉज। वैसे ही स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर के जो बीच में लेयर आएगी उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, तो ये जो अपर ट्रोपोस्फोर्स में भी जो अपर वाला एरिया है और लोअर स्ट्रेटोस्फियर का जो एकदम लोअर वाला एरिया है, ठीक है, तो अपर ट्रोपोपॉज में क्या होता है, हम लोग ये जानते हैं कि ट्रोपोस्फियर में हाइट के साथ टेम्परेचर घटता है, तो मतलब एकदम अपर ट्रोपोस्फोर्स बहुत ही ठंडा होगा। ठीक है, और लोअर स्ट्रेटोस्फियर जो है वहां से हीटिंग शुरू होती है, तो मतलब वो गर्म होगा, तो ये जो ठंडा वाला है ये कोल्ड फ्रंट बना लेता है, और जो ऊपर स्ट्रेटोस्फियर वाला जो है, ऊपर वाला, ये एक वार्म फ्रंट बना लेता है। ठीक है, तो वार्म एयर फ्रंट बन गया और ये कोल्ड फ्रंट बन गया। इसकी जब ये वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास जब जुड़ती है तो एक ये फ्रंट बना देती है। ये फ्रंट बनने से क्या होता है कि गैसेस वहां से एस्केप करना बहुत ही आसान नहीं रह जाए उनके लिए, और ये तभी एस्केप कर सकती है जब जेट स्ट्रीम्स उनको वहां से ले जाएं। ठीक है, जेट स्ट्रीम उसी एरिया में आती है, चलती है। इसलिए क्या होता है कि जो भी अपने पॉल्यूटेंट्स हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं या फिर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं, जनरली हम लोग को देखने को कहाँ मिलता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर या फिर ट्रॉपिकल एरियाज में ही ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये पूरे ग्लोब में कैसे फैल जा रही है, इसका कारण ही यही, क्योंकि ये ऐसे फ्रंट बन गया, एक लेयर बन गई, एक तरह से एक एनवलप बन गया है जो जिसको ये गैसेस एस्केप नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से ये पूरे ग्लोब में से फैल जाते हैं, पूरे अर्थ में फैल जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल इशू बनता है और इसको ग्लोबल वार्मिंग की इशू हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा आइसोथर्म। आइसोथर्म, आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है, मतलब एक ऐसी लाइन पूरे ग्लोब पे बनती है जिसका सेम टेम्परेचर है। ठीक है, इस तरह की लाइन बना दी जाती है। ठीक है, तो जनवरी को हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि जो बेंडिंग होती है लाइन्स की वो ज़्यादा देखने को मिलती है। ओशंस वाले एरिया में ये नॉर्थ की तरफ बेंड करेगी, कॉन्टिनेंट्स वाले एरिया में ये साउथ की तरफ बेंड करेगी। ठीक है, जुलाई में हम लोग को ये बेंडिंग जो होती है वो कम देखने को मिलती है, जनवरी में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब जैसे नॉर्मल लैप्स रेट का उल्टा हो गया। नॉर्मल लैप्स रेट में क्या हो रहा है कि नीचे टेम्परेचर ज़्यादा ऊपर कम है, टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होगा, नीचे कम हो जाएगा ऊपर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हम लोग को कहाँ देखने को मिलेगा, नीचे कम विंटर्स में देखने को मिलेगा, पोल्स पे देखने को मिल जाएगा, हिल्स या माउंटेन्स में मिल जाएगा वहाँ पे, क्योंकि तब नीचे टेम्परेचर कम होगा ऊपर ज़्यादा होगा। और ये इसके लिए हम लोग को चाहिए क्या क्या, लॉन्ग विंटर नाइट्स चाहिए, क्लियर स्काइज चाहिए, है ना, स्टिल एयर चाहिए ताकि वो लेके ना जाए ठंडी हवाएं। ये चाहिए टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए, सिंपल है। नॉर्मल एब्सेंट अगर पता है तो उसका ठीक उल्टा अपना टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। बस ये होता है कि यूनिफॉर्म नहीं होता है, जैसे वो यूनिफॉर्म एकदम होता है कि 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस होगा, तो ये वैसा नहीं होता है।